नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चीज़ें कैसे काम करती है, हाउ डू थिंग्स वर्क्स, मतलब चीज़ें कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और चीज़ें कार्य कैसे करती है, जो भी मतलब वस्तु होती है वो कार्य कैसे करती है, इन्हीं को हम आज देखेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा विशेष प्रकार से अगर पढ़ने की बात करेंगे तो कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, फिर ऊर्जा हो जाएगी। ऊर्जा जो होती है कई प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसमें ऊर्जा ध्वनि, रासायनिक, नाभिकीय, ये कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिनको हम अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हाउ डू थिंक वर्क्स, मतलब चीज़ें कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है। तो आज देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, और जैसे अनेक क्रियाएं करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में उन चीज़ों का प्रयोग भी करते रहते हैं। तो जैसे बात करते हैं बल्ब का, प्रकाश, बल्ब हमें प्रकाश देता है, सभी को पता है। और जैसे मशीनों का चलना, वाहनों का गतिमान होना, और टीवी का चलना, ये सभी क्या होती है, लिफ्ट का चलना इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, युक्तियाँ होती है जिनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं दैनिक लाइफ में करते रहते हैं। जैसे टीवी होती है हमारे पास, तो टीवी का उपयोग करते हैं हम दृश्यमान वस्तु को देखने के लिए। और जो गतिमान जैसे साधन, गाड़ी वगैरह जो भी होती है, उन सभी का उपयोग हम करते हैं डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी दैनिक क्रिया को पूरी करने के लिए। हम किसी न किसी युक्ति का क्या करते हैं साथियों, उपयोग करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जिस टाइटल की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो करेंगे कार्य, वर्क। क्या होता है वर्क, तो बात करेंगे कार्य। अगर बात करते हैं कार्य की, तो कार्य क्या होता है, कार्य तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देख के हम बात करते हैं विज्ञान की दृष्टि से, तो विज्ञान की दृष्टि में जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या हो जाती है, बल की दिशा में आगे की सकती है, पीछे की सकती है, विस्थापित होती है। तो क्या होता है, बल द्वारा कार्य होता है। तो यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कि अगर बात करते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की दिशा विस्थापित होती है, तो बल द्वारा कार्य होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु क्या करती है, उस बल के माध्यम से क्या करती है, विस्थापित होती है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा कार्य संपन्न होता है। यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है कि बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित, बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में क्या हो जाती है, दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, यानी कि गति करती है बस। क्या, तो इस कार्य की, इस बल के द्वारा क्या हो जाता है, कार्य होता है। मतलब इस बल लगाने से वस्तु क्या करती है, कार्य के रूप में सामने हो जाती है। तो बल द्वारा कार्य होता है, विस्थापित होती है, तो बल द्वारा विस्थापित होती है, तो बल द्वारा कार्य होता है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, वर्क की, यानी कि कार्य की क्या होगी, ये डेफिनेशन हो गई कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु से क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु द्वारा कार्य संपन्न होता है। आज हम फिर इसके बाद देखते हैं कि नियत बल द्वारा कृत कार्य, यानी कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जो नियत मतलब कांस्टेंट बल होता है, तो इसके द्वारा क्या करेंगे हम, इस कार्य को क्या करेंगे, समझेंगे। तो नियत बल द्वारा कृत कार्य, यानी कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो नियत बल द्वारा कृत कार्य, कृत कार्य का मतलब किया गया कार्य। तो ये हम देखेंगे कि नियत बल मतलब कांस्टेंट बल की यहाँ पर बात होगी। तो देखो, अगर बात करते हैं, कोई भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु क्या है, अपनी अवस्था में इस तरह रखी हुई है, समझ रहे हो कि जब कोई वस्तु एफ का मतलब होगा फोर्स, किसी पिंड पर आरोपित किया जाता है, ये हमारे पास वस्तु है। अगर मैं इसके ऊपर एफ यानी फोर्स आरोपित करता हूँ, तो क्या होगा, पिंड बल की दिशा में क्या करेगा, दूरी बल की दिशा में क्या हो गया, एस दूरी विस्थापित हो जाता है। एस दूरी मतलब देखो, ये यहाँ से ये वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से जाएगी
मान लेते हैं इसको एस, इधर की ओर ये चली जाएगी। कब जाएगी? जब क्या करेंगे हम इसके ऊपर लगाएंगे बल, बल का मतलब फोर्स, और एफ बल यहाँ से इसके ऊपर लगाएंगे। अगर इस वस्तु के ऊपर मैं अगर एफ बल के द्वारा इसके ऊपर बल लगाता हूँ तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो वस्तु होती है वो क्या करेगी, बल की दिशा में एस दूरी विस्थापित हो जाती है। दिख रहा है, ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगी। मतलब इसकी जो दूरी है वो इसने क्या कितनी दूरी तय की है, एस दूरी इसने तय कर ली। ठीक है, तब बल द्वारा किया गया कार्य हम देखेंगे। तो ये डब्लू का मतलब क्या होता है आप जानते हो, डब्लू का मतलब हो गया वर्क, वर्क मतलब कार्य। और देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ एस, मतलब ये क्या हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कि इस वस्तु के ऊपर अगर हम लगाते हैं क्या एफ बल और बल लगा देंगे तो वस्तु क्या करेगी, अपने स्थान से क्या लेगी, परिवर्तन ले लेगी। मतलब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअल में कि डब्लू यहाँ पर कार्य है और एफ फोर्स का मतलब यहाँ पर लगाएंगे बल, और बल लगाएंगे तो वस्तु क्या करेगी, एस दूरी तय करेगी, यानी कि एस दूरी से विस्थापित हो जाती है। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जब क्या होगा, जब बल विस्थापन की दिशा में कार्य नहीं करता तब बल का विस्थापन की जो दिशा होती है वो जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या करेगा, एफ कोस थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ये तो सिंपल है, सीधा सीधा हो गया कि भाई यहाँ से मैं कोई वस्तु है इसके ऊपर मैं लगाऊंगा फोर्स, फोर्स का मतलब ये यहाँ से गतिमान होगी, गतिमान होगी तो यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या करेगी, जो दूरी तय करेगी उसको हमने नाम दे दिया एस। एस अगर दूरी तय करेगी तो बल गुणा जो दूरी होगी विस्थापित वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्य हो जाएगा। इतना कार्य यहाँ पर हो गया। लेकिन बात करते हैं क्या कि जब क्षैतिज का मतलब देखो ऊर्ध्वाधर ले लेंगे इनको क्षैतिज, तो अगर क्षैतिज ले लेंगे तो हमें जो लेंगे हम जो दिशा लेंगे वो क्या लेंगे, एफ कोस थीटा के रूप में लेंगे। तो एफ कोस थीटा का मतलब ये हुआ कि देखो ये डायग्राम यहाँ पर क्षैतिज की यही बात कर लेंगे अपन, क्षैतिज की बात कर लेंगे तो हम जो फाइनल प्रोडक्ट लेंगे वो कैसे लेंगे, जैसे हम यहाँ से करते हैं क्या, यहाँ देखते हैं ये हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ से जाएगी यहाँ पर आएगी। ठीक है, मान लो ये यहाँ से इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, एफ बल लगाऊँ। फाइनली लगाना तो क्या है, बल लगाना है। लेकिन जब बात करते हैं क्षैतिज की, देखो ये हमारे पास बात करेंगे किसकी, क्षैतिज की। तो क्षैतिज की बात करेंगे जो फाइनल हम क्या लेंगे, लेना तो हमें क्या होगा, एफ ही लेना होगा क्योंकि बल लगाएंगे एफ, और एफ नहीं लगाएंगे तो ये जो पिंड है यहाँ से ये यहाँ पर गतिमान होकर नहीं आएगा। मतलब इसमें विस्थापित परिवर्तन नहीं होगा, अपने स्थान से नहीं लेगी तो मतलब कोई कार्य नहीं होगा। तो अपन तो क्या करेंगे, कार्य करना ही तो चाहेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पर कार्य की। तो यहाँ पर मैं इसका देखो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और ये जो कोण होगा यहाँ पर होगा थीटा। लेकिन इतनी देर का मैंने यहाँ पर क्या लिया था, जो बल था मैंने वो एफ लिया था, लेकिन वो सीधा सिंबल था। लेकिन यहाँ पर बात करें क्षैतिज की, और क्षैतिज की बात करेंगे तो मैं जो बल लूँगा यहाँ पर एफ कोस थीटा, क्या ले लूँगा, एफ कोस थीटा। ये बात हो गई किसकी, एफ कोस थीटा की। लेकिन अगर मैं क्षैतिज की बात कर रहा हूँ तो कोस ले लिया, तो मैं अगर क्षैतिज ये यहाँ पर बल लग रहा है क्षैतिज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जो ये बल लूँगा मैं, ये लूँगा एफ साइन, यहाँ पर मैंने क्या लिया, कोस लिया। लेकिन यहाँ पर क्या लूँगा मैं, एफ साइन थीटा। इतना करने के बाद अब कार्य तो वही होगा, क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं एफ कोस थीटा बल लगाऊंगा तो फाइनली होगा क्या, ये दूरी यहाँ से, ये जो पिंड है यहाँ से क्या करेगा, एस दूरी विस्थापित करेगा। ठीक है, एस दूरी अगर विस्थापित करेगा, जो कार्य क्या होगा वो क्या होगा, एफ कोस थीटा गुणा एस, जो कि दूरी हमारे पास होगी। तो देखते हैं, अगर मैं इस कार्य की बात करता हूँ, इस सिस्टम की कार्य की बात करता हूँ, तो हमारे पास फाइनली क्या कार्य होगा कि एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई एस, जो कि ये दूरी आपको दिखाई दे रही है। ये चीज़ें देखने के बाद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अगर बात करते हैं कि जब क्या ले लेंगे क्षैतिज हो तल, तो एफ कोस थीटा, एफ के स्थान पर ले लेंगे एफ कोस थीटा। अब अगर इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, अब कार्य में क्या होगा, कार्य में केवल परिणाम होता है। ये बात आपको मालूम है कि कार्य में केवल क्या होता है, रिजल्ट देखा जाता है कि यहाँ पर कितना कार्य हो चुका है, तब कोई दिशा नहीं होती। अर्थात कार्य एक अदिश राशि होती है, और कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है साथियों जूल। क्या होता है, मतलब कार्य किस प्रकार की राशि है ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है ये कि कार्य क्या होता है कि अदिश राशि होती है, और जो इसका कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कार्य में कोई भी केवल क्या देखा जाता है, रिजल्ट, कि कितना कार्य हो चुका है। जैसे कि अपन को किसी भी खेत की या फिर
उसके चारों तरफ अपन को क्या करनी है, तारबंदी करनी है। तो उसकी 4 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और जब तक तारबंदी नहीं होगी, मतलब चारों तरफ तार नहीं लगेंगे, तो जब तक जहाँ से अपने तार बांधना स्टार्ट किया था वहाँ वापस नहीं आ जाते, तब तक हमारे पास कार्य पूर्ण नहीं होता। लेकिन उसमें ओनली देखा क्या जाता है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कार्य में केवल परिणाम देखा जाता है तथा कोई दिशा नहीं होती, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती कि कार्य में होता है, ओनली रिजल्ट देखा जाता है कि परिणाम कितना हो चुका है, अर्थात कार्य एक अदिश राशि होती है। तो ये आप नोट करना पॉइंट। बात करते हैं कार्य की। तो कार्य कैसी राशि होती है साथियों, कार्य होती है अदिश राशि। इसमें क्या देखा जाता है, केवल परिणाम देखा जाता है, केवल परिणाम देखा जाता है। परिणाम होता है कार्य में, क्या होता है, परिणाम होता है, केवल क्या होता है, परिणाम। तो परिणाम होगा मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होगी, अरे दिशा नहीं होगी तो कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और एक बात और, अगर कार्य अदिश राशि होती है तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है क्या, जूल। क्या होता है, पर्सन बनने की संभावना यहाँ से होती है साथियों। नॉर्मल अगर बात करते हैं, पर्सनल सब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं और अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो कार्य पर्सन बनता है यहाँ से कि मात्रक क्या होता है, सही मात्रक होता है जूल। और कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया कि कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कोई दिशा नहीं होती, कार्य एक अदिश राशि होती है। और जो कार्य होता है उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों, वो होता है जूल। अब ये चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आगे देखते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा को देखेंगे तो वो आपको मालूम है कि ऊर्जा कितने रूपों में देखी जा सकती है, कि ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। कि जब क्या होगा, ऊर्जा की बात करते हैं, वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास ऊर्जा कहलाती है। तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। आपको मालूम है कि ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं होता। तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ये बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या, ऊर्जा। अब आप ये बताओ कि ऊर्जा के अनेक रूप, आप भी जानते हो कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, ऊर्जा को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऊर्जा की, मतलब ऊर्जा का मतलब क्या हो कि वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो आप नोट करना कि वस्तु के कार्य करने की दर, वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर नहीं, क्षमता, कैपेसिटी जो होती है, वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है साथियों, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब ये कहलाती है कि वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और दूसरी बात कि कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं है। कार्य करने के लिए क्या होता है, होनी चाहिए कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, ऊर्जा को निम्न रूपों में किसी भी रूप में हम देखेंगे, यानी कि ऊर्जा के कितने भी रूप हो सकते हैं जो आप आज पढ़ लेंगे, जान लेंगे उनको, लेकिन ऊर्जा निम्न रूपों में किसी भी रूप में देखी जा सकती है, जिनकी हम आज यहाँ पर करेंगे चर्चा। तो बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा। देखो जो वस्तु होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हो सकती है, और सौर ऊर्जा के रूप में हो सकती है, और इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, और किसके रूप में हो सकती है, नाभिक के रूप में, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का जो रूप होता है उनको हम देखेंगे, यानी कि देख सकते हैं कि ऊर्जा निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है, जिनका अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। अब ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। तो अब देखेंगे ऊर्जा के निम्न रूप। तो निम्न रूप मतलब ऊर्जा की, यहाँ देखेंगे कि ऊर्जा के निम्न रूप मतलब अनेक रूप। ठीक है, कि ऊर्जा किसी भी रूप में देखी जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की।
अब देखो कोई निकाय है, सपोज दैट, मानो कि किसी निकाय अथवा वस्तु की गतिमान अवस्था अथवा स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर से गौर करिएगा कि किसी निकाय अथवा वस्तु की गतिमान जो अवस्था होती है, वो मतलब अवस्था के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है साथियों? वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। किसी निकाय अथवा वस्तु की गतिमान, फिर अगर अवस्था होती है, और इसके भी अलावा अगर देखें तो किसी भी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यांत्रिक ऊर्जा भी कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की होती है। पहली जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, और जो दूसरी ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर बात करते हैं कि किसी निकाय अथवा वस्तु की गतिमान अवस्था, तो देखो यहाँ पर किसी निकाय अथवा गतिमान अवस्था फिर अथवा किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है साथियों? तो बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास क्या? गतिज ऊर्जा, और जो दूसरी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, और जो दूसरी हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। देखो अगर बात करते हैं परिभाषा की, तो किसी निकाय अथवा गतिमान अवस्था अथवा स्थिति विशेष के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कहलाने का मतलब कि जो ये इसके प्रकार होते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार। और पहला जो प्रकार होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि ये जो गतिज ऊर्जा होती है कि किसी भी गतिमान पिंड या निकाय में क्या होती है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी कि गति का मतलब मोशन, कोई भी पिंड होता है कि अगर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा तभी ही संभव होती है साथियों जब क्या होगा कि वस्तु गतिमान रहे। ये नहीं है कि बात कर रहे हैं अपन गतिज ऊर्जा की और उसमें क्या हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं किसकी, उसके साथ साथ स्थितिज ऊर्जा की। मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे कि कोई पिंड स्थित है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। गतिज ऊर्जा के लिए गतिमान वस्तु के गति का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। अगर हम 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर चल रहे हैं, किलोमीटर तो कहाँ से चलेगा बेचारा, मतलब 1 सेकंड में 5 किलोमीटर कैसे कोई चल सकता है? इंसान तो नहीं चल सकता, आपको मालूम है। बात कर रही हैं अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ साथ बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। अथवा किसी जो भी निकाय होता है या फिर वस्तु की स्थिर अवस्था में गतिमान अवस्था में लाने के लिए किया गया कार्य ही उसकी गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये बात आपको समझ में आई कि अगर कोई वस्तु है, किसी का कोई भी निकाय है और वो स्थित अवस्था में है, अगर स्थितित यानी स्थितित का मतलब इस तरह अवस्था से उसको अगर गतिमान अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किसको डिनोट करता है, किसको व्यक्त करता है? वो करता है गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? डिनोट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो बात करते हैं किसकी? गतिज ऊर्जा की। तो किसी वस्तु में इसकी गति के कारण निहित ऊर्जा होती है, वो क्या होगी साथियों? निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। और किसी भी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में या फिर किसी भी निकाय या पिंड को स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने के लिए जो कार्य लाने के लिए क्या होगा, अगर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसको डिनोट करता है, किसको व्यक्त करता है? तो व्यक्त करता है किसको? गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये मान लो क्या है
कोई भी वस्तु है, वो है पिंड है, निकाय है, तो उसको इस तरह अवस्था से किस में लेके आएंगे हम, गतिज अवस्था में, गतिमान अवस्था में लेकर आएंगे। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, यदि हमारे पास कोई भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो क्या कर रहा है, v गति से गतिशील हो रही है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु v गति से क्या करेगा, गतिशील हो। तो यहाँ पर देखना आप, अगर कोई भी वस्तु है, यदि कोई वस्तु, देखना कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा यहाँ पर आपके सामने, ये कोई वस्तु m द्रव्यमान से क्या है, m द्रव्यमान से तथा v गति से क्या होती है, गतिशील है। m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है वो किससे गतिशील होगी, v गति से, ठीक है, कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v गति से क्या हो रही है, गतिशील हो। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v गति से क्या होगी, v गति से गतिशील है। अगर v गति से गतिशील है साथियों, तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 mv²। तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि ke काइनेटिक एनर्जी, तो ke मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो 1/2 mv², ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका, गति ऊर्जा का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर बात इसको देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि 1/2 mv², लेकिन मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, इसके साथ इसका कर सकता हूँ ऑपरेशन, क्या कर सकता हूँ इसके साथ में, कि मैं इसके साथ कर सकता हूँ 1/2, ऊपर भी मैं m से गुणा कर दूंगा और नीचे भी मैं m से गुणा कर दूंगा। अगर मैं दो दोस्त हैं, उन दोनों को 1-1 रुपये दे दूंगा, तो उन दोनों के बीच में टकरार पैदा नहीं होगी, अपने प्रति नाराजगी उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मैंने उन दोनों को बराबर कर दिया। तो मैं अगर यहाँ से 1/2 को 1/2 mv² को ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी इन दोनों को m से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास फाइनली क्या होगा कि ये तो बन जाएगा m² और ये बन जाएगा b² ऑलरेडी था, और यहाँ पर m। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं एम बी का मतलब क्या होता है कि रेखीय संवेग होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ कि नोट, जो कि P बराबर mv, ये हमारे पास होता है रेखीय संवेग। क्या होता है साथियों, रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग की यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों, तो किस प्रकार करेंगे, रेखीय संवेग की बात करेंगे, तो देखो अब मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, एम बी हो गया। अगर एम बी है तो मैं एम बी बराबर पी होता है, तो मैं p² बराबर ये भी तो लिख सकता हूँ साथियों कि m² और v², ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैं जैसे ये लिखूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है एकदम, जो लास्ट चीज़ का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि मैं इसके स्थान पर रख दूंगा p², और p² में अगर रख देता हूँ यहाँ पर इसके स्थान पर p², तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ये बनेगा p² बटा ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2m। तो अगर काइनेटिक ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पर, तो ke बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा p² बटा 2m। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके बाद ये चीज़ें समझने के बाद तो फिर से गौर करेगा, किसी निकाय अथवा गतिमान अवस्था अथवा स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, और दूसरी बात ये जो दो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये होती है 2 प्रकार की। तो ये 2 प्रकार की, इनमें से पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में, ये नाम से स्पष्ट है गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु में उस गति के कारण निहित जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। और अब देखो इसको फॉर्मूले की यहाँ पर बात करेंगे, तो कोई भी वस्तु है जो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो v वेग से क्या हो रही है, गतिशील हो रही है। तो अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जानता हूँ मैं कि p बराबर mv होता है, यानी कि रेखीय संवेग होता है ये। और अगर मैं इस ऊपर और नीचे से m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास इसके फॉर्मूले के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो मैं इस m² और v² के स्थान पर लिख सकता हूँ p², और p² में जैसे लिखूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा
फाइनली वो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रकार था हमारे पास वो क्या था, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण, देखो स्थिति होती है कोई एक तो, और एक होता है इसका विन्यास की किस रूप में ये स्थित है। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी परिभाषा की बात करेंगे स्थिति ऊर्जा की। तो मैं यहाँ देखता हूँ स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हमारे पास जो स्थिति ऊर्जा होती है इसमें क्या होगा कि किसी वस्तु अथवा इसकी स्थिति की अथवा जो विन्यास होता है इसमें क्या होगा, परिवर्तन, और इसी के परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इसको मैं प्रदर्शित करता हूँ, यानी कि इसको डिनोट करने का जो मेरे पास होता है वर्ड वो होता है यू। मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूँगा, मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कि कोई भी हमारे पास वस्तु है, ये हमारे पास वस्तु है, हमारे पास वस्तु है। इसमें क्या होता है कि ये इस किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थितिज ऊर्जा अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। और यही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु होती है हमारे पास, और वो क्या कर रही है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, ये हमारे पास m द्रव्यमान की वस्तु है और ये पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर मान लो पृथ्वी, और ये यहाँ से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर हमारे पास क्या है, स्थित है। और तथा इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है जो अगर ऊपर स्थित होगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण अवश्य ही होगा। मतलब गुरुत्वीय त्वरण होने का मतलब यह होता है कि वस्तु पृथ्वी की ओर खींचे चले जाना, यानी कि वस्तु को अपने आप पृथ्वी की ओर खींचकर आ जाना, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो उस वस्तु की देखो बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान हमारे पास m है, और जो m है ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन अगर ऊंचाई पर स्थित होगा तो उस वस्तु का जो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण कन्फर्म ही अवश्य होगा। तो बात करते हैं कि जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होगा, इस पिंड का, इस द्रव्यमान, इस वस्तु का, वो हो जाएगा g, स्मॉल g। लेकिन फिर अगर बात करते हैं इसकी स्थिति ऊर्जा की, तो हमारे पास देखते हैं कि इसको मैं प्रदर्शित करता हूँ किससे, u से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा mgh। तो जो स्थिति ऊर्जा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है mgh। ये जो हमारे पास थी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। फिर इसके बाद बात करते हैं उष्मीय ऊर्जा। अब उष्मीय का मतलब क्या समझते हो आप, उष्मीय ऊर्जा कि किसी वस्तु में क्या होगा, उसके जो अणु होते हैं, अणु में क्या होगी, अनियमित गति होती है, और अनियमित गति के कारण उत्पन्न जो कार्य होता है, उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कहलाती है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय का मतलब क्या समझते हो कि आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, हलचल होती है। उष्मा का मतलब होगा हीट, क्या होता है, और हीट का मतलब होगी कोई भी वस्तु होती है अगर उसको मैं गर्म करता हूँ तो उसके आंतरिक भागों में हलचल होती है। तो दूसरी बात यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ऊर्जा के कारण आंतरिक, मतलब डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है जिसका संबंध आंतरिक वस्तु के आंतरिक हिस्सों से होता है, यानी कि आंतरिक हलचल से होता है। अब आंतरिक हलचल का मतलब यहाँ पर यह होता है साथियों कि उष्मीय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, उष्मा की बात करेंगे, हीट की बात कर रहे हैं। तो उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसके अणुओं की अनियमित गति होती है, और अनियमित गति के कारण क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। देखो ये हमारे पास उष्मीय ऊर्जा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, अब ये वस्तु है हमारे पास, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, किसी वस्तु में उसके अणुओं की अनियमित गति होती है। देखो ये हमारे पास वस्तु है, ठीक है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, ऐसे ऐसे पलटी लिपटे पलटे पलटी कर कर क्या कर रही है, गति हो रही है, अनियमित गति हो रही है कि यहाँ से उठकर यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके किसी वस्तु में उसके अणुओं की अनियमित गति के कारण होती है। तो देखते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु में, किसी वस्तु के अणुओं की, किसी वस्तु के अणुओं में अनियमित, किसी वस्तु के अणुओं में अनियमित गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गति के कारण उत्पन्न उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है साथियों, उष्मीय ऊर्जा कहलाती है।
ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब क्या समझते हो आप कि जैसे कोई भी वस्तु है तो उसमें आंतरिक, और दूसरी बात यह वस्तु की आंतरिक ऊर्जा से संबंधित होती है। तो ये पॉइंट आपको जरूर रखना, याद रखना है कि यह जो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा जो क्या होती है कि वस्तु की जो आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक जो भी अणु होते हैं इनके अंदर, उनसे क्या होती है, रिलेटेड होती है, यानी कि संबंधित होती है। तो इसको बोलते हैं कि यह ऊर्जा वस्तु की आंतरिक ऊर्जा से संबंधित होती है। संबंधित क्यों होती है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वस्तु है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अणु है, और ये अणु को क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से उठाकर यहाँ, यानी कि इनकी जो गति होती है वो अनियमित रूप से हो रही है, और अनियमित रूप से हो रही है तो इसके कारण अणुओं में क्या होती है कि गति उत्पन्न हो जाती है। और इस जो अनियमित गति के कारण, अणुओं के कारण जो गति उत्पन्न होती है, इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, ऊष्मीय ऊर्जा की। इसके बाद देखते हैं कि ऊष्मा और ताप, इनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब बात करें किसी वस्तु है, किसी तप्त अथवा उसकी वस्तु, ठंडी वस्तु की तुलना अगर करें, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, जिसके कारक होते हैं कुछ विशेष प्रकार के, जिससे क्या बोला जाएगा, ताप क्या कहेंगे उसको, ताप कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है। तो अगर मैं इसकी ऊष्मा और ताप की एक साथ कंपेयर करूं, तो अपन के जो काम की बातें होगी अपने लिए वो क्या हो सकती है कि किसी तप्त अथवा ठंडी वस्तु में तुलना करें, और जिस कारक से करते हैं वह क्या होता है, ताप होता है। देखो मैं किसी वस्तु की तुलना कर रहा हूँ, तब एक यानी कि गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु की क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर ऊष्मा और ताप, क्या देखेंगे, ऊष्मा और ताप, ऊष्मा तथा ताप। अब देखो अगर मैं ऊष्मा और ताप की क्या करूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों की कोई भी वस्तु है, यानी कि गर्म हो गई एक, तो तप्त क्या होगी, तप्त, और एक होगी अथवा ठंडी। अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूँ, कंपेयर का मतलब हुआ यहाँ पर तुलना, अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ, अरे एक बात समझो आप कि गर्म वस्तु, दोनों गर्म वस्तु हो जाएगी तो इनकी जो ताप है उसका पता नहीं चलेगा कि ताप होता क्या है। एक्चुअली में क्या करते हैं अपन, एक वस्तु लेते हैं ठंडी, एक लेते हैं गर्म। अगर दोनों वस्तु गर्म ले लेंगे तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि ये गर्म है या ठंडा है, कुल मिला के जो टेम्परेचर का पता चलेगा नहीं, ऊष्मा का पता भी नहीं चलेगा। किसी तप्त अथवा ठंडी वस्तु की तुलना जिस कारक से करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारे पास ताप कहलाता है। अब जिस कारक से, मतलब देखो ये ठंडी वस्तु है, ये अगर मैं, ये गर्म है ये ठंडी, मैं इसको गर्म हाथ लगाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मैं इसको छू सकता हूँ। मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ में क्या होगा, जलन महसूस होगी, मैं वहाँ से तुरंत अपने हाथ को क्या कर लूँगा, साइड में कर लूँगा। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये वस्तु गर्म है, जिस बात का हमें, जो कारक हमें इस बात का एहसास करवा रहे हैं कि ये वस्तु क्या है, गर्म है, वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। किसी तप्त अथवा ठंडी वस्तु की तुलना जिस कारक से करते हैं वह क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण आदान प्रदान होने वाली ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा होती है। विभिन्न जैसे विशेष प्रकार की मतलब वस्तुएं होती है, विभिन्न वस्तुएं आप ले सकते हो। तो विभिन्न वस्तुओं के बीच अगर तापांतर के कारण आदान प्रदान होने वाली जो ऊर्जा होती है वो कहती है ऊष्मा कहलाती है। देखो सपोज ये हमारे पास लौकी क्या है, छड़ी है, मैं इसको कर रहा हूँ गर्म, क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं गर्म कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो वस्तु है, लौकी छड़ है हमारे पास, ये गर्म होती 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 पहले यहाँ से गर्म होगी, फिर ये यहाँ से पहुँचती लास्ट में अपन जहाँ से इसको पकड़ते हैं साथियों, वहीं वहाँ तक भी ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और ये गर्म किस कारण हुई, आपको तो ये मालूम है कि अपन तो इसको यहाँ से गर्म कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ से गर्म कैसे होगी, क्योंकि ये जो गर्म यहाँ से चलकर जो ऊष्मा आई है, तापमान आया है यहाँ पर, वो क्या होता है, ऊष्मा के कारण होता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा, आंतरिक ऊष्मा के कारण यहाँ से तापमान यहाँ तक आने के बाद इसको यहाँ से भी क्या कर दिया, इसने गर्म कर दिया। यहाँ पर हम आग जला रहे हैं, मतलब बर्नर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से गर्म हो रही है, यहाँ से चलती चलती यहाँ पर भी गर्म हो रही है, मतलब ये किसका सूचक होता है, ऊष्मा का सूचक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर देखें कि बात करते हैं ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप की वस्तु से क्या होता है, निम्न ताप की ओर होता है। कैसे होता है ये समझो आप।
देखो कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव क्या होता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। देखो ये वस्तु हमारे पास गर्म हो रही है, खूब ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो यहाँ से मतलब कि उच्च तापमान किधर होता किस तरफ हुआ इसका, इस तरफ हुआ, तो ये यहाँ से चल कर किस तरफ जा रहा है कि निम्न यानी कम ताप की ओर क्या हो रहा है, इसका स्थानांतरण हो रहा है। पहले जो लास्ट वाला छोर होता है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, वहाँ से ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और दूसरी बात ऑलवेज, वो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। ये पॉइंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं कि ऊष्मा एक अदिश राशि होती है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होती है, वही जूल होता है। जो कार्य का मात्रक होता है ऐसा ही वही ऊष्मा का भी क्या होता है। देखो एक्चुअली में हो तो कार्य ही रहे हैं, यहाँ से चलकर यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो अगर बात करते हैं ऊष्मा एक अदिश राशि होती है, कार्य भी एक अदिश राशि होता है। क्योंकि ऊष्मा देखो सदिश कैसे बोल सकते हैं कि ऊष्मा, मान लो इसको मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, इसको मध्य में से मैं गर्म कर रहा हूँ, यहाँ से इसका पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर लगा दी मैंने आग, और मैं इसको कर रहा हूँ गर्म, और गर्म कर रहा हूँ तो उसमें इधर भी स्थानांतरित हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, अपन को क्या पता तो इसकी दिशा कौन सी है। तो बात करते हैं कि ऊष्मा की, तो ऊष्मा कैसी राशि होती है, ऊष्मा अदिश राशि होती है। पहला पॉइंट एग्जाम की एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरी बात ये कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है क्या, जूल। क्या होता है साथियों, जूल। ये दोनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समझते रहो, चलते रहो। और CGS पद्धति में जो ऊष्मा होती है उसका मात्रक होता है कैलोरी। और 1 ग्राम जल का अगर ताप करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी कहलाती है। अगर मैं कैलोरी की डेफिनेशन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं किस प्रकार इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो बात करते हैं किसकी, कैलोरी की। तो CGS पद्धति में क्या होता है कि CGS पद्धति का मतलब गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। और दूसरी बात 1 ग्राम जल का तापमान, 1 ग्राम जल का जो ताप होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो कहलाती है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी कहलाती है। और दूसरी बात 1 कैलोरी और 1 किलो कैलोरी, इन दोनों की वैल्यू में होता है अंतर। क्या होता है कि 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी का जो मान होता है वो होता है 4180 जूल। ये तो क्या हो गया हमारे पास 1 कैलोरी। अगर बात 80 भी बोल सकते हैं, और अगर अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 4189 जूल। लेकिन बात करते हैं 1 किलो कैलोरी की, तो वो हमारे पास होती है 1000 कैलोरी। तो 1 कैलोरी और 1 किलो कैलोरी, इन दोनों में अंतर होता है दिन और रात का। कैसे होता है, 1 कैलोरी का मतलब होता है 4189 जूल। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 कैलोरी। लेकिन 1 किलो कैलोरी बराबर कितने हो गए, 1000 कैलोरी। अंतर हो गया ना दोनों में। प्रश्न पर पूछा जा सकता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है क्या, 4189 जूल। लेकिन 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि तापमापन का मतलब होता है कि तापमान कितने रूपों में हम क्या कर सकते हैं कि तापमापन के लिए मुख्यतः कितने पैमाने अपन काम में ले सकते हैं। कि पद्धति के अनुसार, प्रचलित पद्धतियों के अनुसार जो तापमान होता है मुख्यतः उन तापमान को मापने के लिए हम मुख्यतः 4 पैमानों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास सेल्सियस, दूसरा होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट जिसको हम डिनोट करते हैं F से, और सेल्सियस को डिग्री C से हम डिनोट करते हैं। और एक होता है हमारे पास रूसर मतलब R से इसको क्या करते हैं डिनोट। और दूसरा फोर्थ होता है हमारे पास केल्विन। तो तापमापन के जो तरीके होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, सेल्सियस, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन। ये जो तरीके होते हैं तापमापन के वो कितने होते हैं, पैमाने 4 होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तापमापन की। तापमापन की जो पैमाने होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, वो होते हैं 4। कौन कौन से, पहला होता है सेल्सियस जिसको डिनोट करते हैं C से, डिग्री C से, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है रूमर, और जो फोर्थ होता है वो होता है कौन सा, केल्विन। तो तापमापन की जो प्रक्रिया होती है, पैमाने होते हैं वो कितने होते हैं, तापमापन। क्या देखेंगे यहाँ पर, तापमापन। अगर तापमापन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, मुख्यतः बात करते हैं तो कितने पैमाने होते हैं, 4 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं साथियों,
4। पहले की यहाँ पर बात करते हैं सेल्सियस, क्या होगा सेल्सियस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डिग्री सेंटीग्रेड से, डिग्री सेल्सियस से। लेकिन दूसरा हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट, क्या होता है साथियों, फ़ारेनहाइट, और जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डिग्री से। और हमारे पास जो तीसरा होता है वो होता है रूमर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। और जो हमारे पास फोर्थ होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन को क्या किससे डिनोट करते हैं, केस से। किससे करते हैं, केस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो तापक्रम पैमाने में बनाने के लिए क्या होगा, 2 नियत बिंदु लिए जाते हैं। बात करते हैं कि तापक्रम पैमाना किस प्रकार बनाया जा सकता है, ये चीज़ हमें मालूम है। 2 बिंदु लेकिन निश्चित बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। तो फिर से गौर करेंगे कि तापमान पैमाना बनाने के लिए 2 क्या होंगे, नियत बिंदु लिए जाते हैं। और दूसरा प्रमुख जो बिंदु होते हैं वो जल हिमांक बिंदु होता है। जो प्रमुख बिंदु होता है इसका वो होता है जल का हिमांक बिंदु होता है। तो ये प्रमुख, इसको मान लेता हूँ, तो मैं इसको बोल दूंगा जल का हिमांक बिंदु। प्रमुख जो बिंदु होगा वो जिसको बोल देंगे हम क्या, कि जल का प्रमुख हिमांक। जो प्रमुख बिंदु होता है वो होता है जल का प्रमुख बिंदु, जो होता है वो होता है जल का प्रमुख, जल का हिमांक बिंदु होता है। दूसरा इसे न्यूनतम बिंदु भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूनतम बिंदु भी कहते हैं। और जो दूसरा बिंदु होता है वो होता है जल का क्वथनांक। तो हमारे पास दूसरा जो बिंदु होता है क्या, इसको बोलते हैं जल का क्वथनांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगर तापक्रम की बात करते हैं, तरीका देखते हैं यहाँ पर कि तापक्रम पैमाना बनाने के लिए 2 नियत बिंदु लिए जाते हैं। और जो प्रथम बिंदु होता है वो तो जल का हिमांक होता है, और जो दूसरा बिंदु होता है वो होता है क्या, जल का क्वथनांक बिंदु होता है। कैसे याद करोगे कि पहला कौन सा होता है, देखो हिमांक छोटा होता है तो पहले छोटे को लिया जाएगा। फिर मैंने देखो क्वथनांक भी बड़े ज़्यादा शब्द आ रहे हैं तो दूसरे नंबर पे काम भी लिया जाएगा, किसको, जल का क्वथनांक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तापक्रम पैमाना बनाने के लिए नियत 2 बिंदुओं को क्या किया जाता है, 2 बिंदु लिए जाते हैं, जिनमें प्रथम जो बिंदु होता है उसको बोला जाता है जल का हिमांक बिंदु, लेकिन इसे न्यूनतम बिंदु भी कहते हैं। ऐसे याद करना, न्यूनतम बिंदु इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूनतम बिंदु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये आप ऐसे याद करना कि ये छोटा है तो इसको बोल देंगे न्यूनतम बिंदु। और ऐसे एक तरीका ये भी है कि ये पास में है इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम बिंदु। ये याद करने के होते हैं तरीके, टर्म्स। अब देखो ये बात हो गई, बना दिया अपन ने तापक्रम पैमाना। अब दूसरे इसके बाद बात करते हैं कि सेल्सियस तापमापी। तो इस तापमापी की बात करते हैं तो क्या हो गया हमारे पास, सेल्सियस तापमापी। और सेल्सियस तापमापी देखने से पहले मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारे पास, सेल्सियस तापमापी। इसको देखने से पहले देख लेते हैं इसको कि तापमान मापन की जो पैमाने होते हैं वो 4 होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन। ये हमारे पास कितने थे, 4 थे। अब तापक्रम पैमाना किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार तैयार किया जाता है, देख लिए। 2 बिंदु लेते हैं और उनमें से जो पहला बिंदु होता है वो होता है क्या, जल का हिमांक, और जो दूसरा बिंदु होता है वो होता है क्या, जल का क्वथनांक। और दूसरी बात यह है कि जो जल का प्रथम बिंदु होता है, मुख्य बिंदु होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम बिंदु भी बोल देते हैं, क्योंकि पहले स्थिति यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी का मतलब क्या होता है कि इस स्केल में न्यूनतम नियत बिंदु होता है वो 0 डिग्री लिया जाता है, और तथा उच्चतम बिंदु की बात करते हैं वो लिया जाता है 100 डिग्री यहाँ पर लिया जाता है। और इन बिंदुओं के बीच में क्या होता है कि जो बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड को व्यक्त करता है। देखो ध्यान से समझना की बात करते हैं कि सेल्सियस तापमापी की, ये हमारे पास क्या होगी, सेल्सियस तापमापी। मैं यहाँ से इसको न्यूनतम पॉइंट से क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, सेल्सियस तापमापी है। ऐसे समझो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 0 डिग्री से मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो लास्ट जो पॉइंट रहेगा इसके ऊपर, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो होता है 100 डिग्री। कितना होता है, 100 डिग्री। और इनके बीच में 100 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 100। तो 100 बिंदु मतलब इस पैमाने में कितने बिंदु हो गए टोटल, 101। 0 से स्टार्ट होगा 100 तक, यानी कि 101 हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि इनको क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को बराबर कितने भागों में बांटेंगे साथियों, 100 भागों में बांटेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बराबर 100 भागों में इसको बांट देंगे। ठीक है, ऐसे करके मतलब इसको बराबर कितने भागों में बांट देंगे, 100 भागों में बांट दिया जाएगा। और जैसे ही 100 भागों में बांट दिया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रत्येक भाग कितने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस को क्या करता है, व्यक्त करता है, हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रत्येक भाग होता है 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, व्यक्त करता है। प्रत्येक भाग इसका 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है साथियों, डिनोट करता है।
ये हमारे पास हो गई क्या, सेल्सियस तापमापी। इसके बाद बात करते हैं केल्विन तापमापी। अब देखो केल्विन तापमापी क्या होती है, ये किस प्रकार कार्य करती है, यानी केल्विन स्केल। इसमें क्या होगा कि जल के त्रिक बिंदु को क्या करते हैं, इस स्केल का क्या करते हैं, इस स्केल पर 273 केल्विन पर लिया जाता है। कितने केल्विन तक, पहले देखते हैं केल्विन तापमापी। दूसरी होगी हमारे पास केल्विन तापमापी, केल्विन तापमापी की अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों, तो देखो इसमें क्या होगा कि जो जल का त्रिक बिंदु होता है, जल का त्रिक बिंदु जो होता है उसको ले लेंगे 273। देखो 273 केल्विन, और क्यों, समझो इस चीज़ को कि देखो कि इस जल के त्रिक बिंदु को इस स्केल पर 273 केल्विन पर लिया जाता है, और तथा उच्चतम बिंदु कितनी होगी, वो होगी 373 केल्विन। 273 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो उच्चतम बिंदु होता है वो होता है 373 केल्विन लिया जाता है। और इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है वो 100 बराबर भागों में क्या होती है, विभाजित कर दी जाती है। और दूसरी बात, इसके मध्य की जो प्रत्येक भाग होता है वो होता है 1 केल्विन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, 1 केल्विन को। इसमें मैंने 0 से स्टार्ट किया था 100 तक, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करूँगा कहाँ से साथियों, 373 तक इसका उच्चतम बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्चतम बिंदु। लेकिन ये हो जाएगा हमारे पास 273 केल्विन निम्नतम बिंदु। निम्नतम का मतलब जहाँ से स्टार्ट होएगा क्या, स्केल पैमाना जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है निम्नतम बिंदु। इसके मध्य प्रत्येक कितने भागों में डिवाइड करेंगे, वो ही 100 भागों में इसको क्या करेंगे, बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन इनके मध्य जो अंतर होता है बराबर कितना होता है, 1 केल्विन का, यानी कि प्रत्येक हिस्सा जो होता है वो होता है 1 केल्विन का हिस्सा यहाँ पर होता है। ये हमारे पास बात हो गई किसकी, केल्विन स्केल की। फिर देखते हैं फ़ारेनहाइट तापमापी। अभी फ़ारेनहाइट तापमापी होती है, वो क्या होता है, इसमें उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम होता है यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो न्यूनतम होता है वो होता है हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी बात करते हैं कि फ़ारेनहाइट। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा साथियों, फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट तापमान की अगर बात करेंगे तो अपन को देखो ये प्रश्न ही पूछे जाएंगे एग्जाम में कि सेल्सियस तापमापी 0 से 100 डिग्री तक, केल्विन 273 से 373 केल्विन, मतलब अंतर हो गया बराबर कितने, इससे हो गए यहाँ पर 100। लेकिन ये बात करेंगे इसमें जो ये वही पैमाना यहाँ पर यही बना लेंगे, इसको वही पैमाना बनेगा। इसमें स्टार्ट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और स्टार्ट होगा 212, जो उच्चतम बिंदु होगा वो होगा कितना, उच्चतम बिंदु वो होता है हमारे पास कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होता है हमारे पास निम्नतम बिंदु। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है साथियों, इसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि इसमें क्या होगा कि इनकी जो मध्य की दूरी होती है, इनकी मध्य की दूरी को क्या होंगे, कितने भागों में विभक्त करेंगे, तो आप अंतर कर सकते हो कि 212 में से अगर 32 माइनस करेंगे मतलब 180 यहाँ पर बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को व्यक्त करता है। और तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या होता है परिवर्तन, सेल्सियस स्केल पर क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेल्सियस के परिवर्तन से कम होता है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें कितने हिस्से होंगे बराबर, ये बात देखो तीन बात इनमें याद रखनी है, 100 बराबर हिस्से होंगे, और वही क्या करेगा, ये यहाँ पर केल्विन को व्यक्त कर रहा था 1 केल्विन को, और ये यहाँ पर क्या किसको व्यक्त करेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को। ये बात हो गई हमारे पास राज्य और धूम धड़ाके के साथ फ़ारेनहाइट पे तापमापी की। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, जो हमारे पास लास्ट रहेगा 4th, वो रहेगा कौन सा, देखो सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। इसके बाद रूमर। अब ये रूमर है, रूमर तापमापी। रूमर का मतलब इस तापमान में न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री रूमर, और जो उच्चतम होता है वो 80 डिग्री रूमर होता है। इन बिंदुओं के मध्य कितनी दूरी होती है, 80 डिग्री, 80 भाग होते हैं बराबर, और वही एक रूमर को क्या करेगा, प्रत्येक हिस्सा एक रूमर को प्रदर्शित करता है। ये बात अपन को पता होनी चाहिए। अब इनको करेंगे कैसे, मतलब इनको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो अब इसका एक डायरेक्ट अपन क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको कि इस तापमान में न्यूनतम बिंदु होता है वो 0, और जो उच्चतम बिंदु होता है वो होता है 80 डिग्री रूमर। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये 0 रूमर, ये 80 रूमर डिग्री रूमर, मतलब ये हमारे पास उच्चतम बिंदु, और ये हो गया निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु हो गया। और ये निम्नतम बिंदु हो गया
तो इसके मध्य की जो बराबर हिस्से होते हैं वो कितने हो गए 80 डिग्री रूमर, और वही एक प्रत्येक हिस्सा प्रत्येक जो हिस्सा होगा 1/1 वो क्या करेगा एक रूमर को प्रदर्शित करता है। ये बात यहाँ तक हो गई कंप्लीट। इसके बाद अगर जानने की कोशिश करते हैं तो अब देखो इसको कैसे डायरेक्ट देखो, यहाँ पर एक तो जीरो, इसमें जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें 273 से स्टार्ट हुआ, लेकिन अंतर कर देंगे नीचे। मतलब अब इनकी समरी ले लेंगे अपन, इसका बना लेंगे फॉर्मूला। मतलब कैसे बनाएंगे कि इनको बराबर कर देंगे सभी को, और बराबर कर देंगे मतलब कि देखो कैसे करेंगे बराबर, अभी समझ में आएगा। मैं अगर एक तो जीरो ये है हमारे पास सेल्सियस का, ठीक है, कि सेल्सियस को कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे जीरो से, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बट्टा कहाँ तक जा रहा था हमारे पास 100 तक, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 100। इसकी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर बात करते हैं केल्विन की, रूमर की बात करते हैं, पहले जीरो वालों को ले लेंगे, तो हमारे पास रूमर ये रहा, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि निम्नतम पॉइंट को ऊपर ले लेंगे और जो उच्चतम होता है उसको ले लेंगे नीचे, उसका अंतर करके नीचे ले लेंगे उच्चतम पॉइंट को, और जो निम्नतम पॉइंट होता है उनको ले लेंगे ऊपर। और जीरो है तो मैं जीरो को डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो के स्थान पर मैं रूमर को काम में ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आर बट्टा कितना था आर का मतलब ये रहा 80। यह बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब इसके बाद आप देखो कि बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था 32 से, और कहाँ तक चल रहा था हमारे पास 180 तक। तो हमारे पास अगर बात करते हैं 212 तक, लेकिन अंत कहाँ से स्टार्ट हुआ था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हुआ था और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया था उच्चतम बिंदु। तो इनका करेंगे हम अंतर, कैसे करेंगे देखो बराबर एफ डिग्री माइनस ये हमारे पास 32, लेकिन इसका जो अंतर आता हमारे पास वो कितना आया था 180। अंतर को लिखेंगे नीचे, तभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बराबर। फिर हम बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन कहाँ से स्टार्ट हुआ था 373 से, लेकिन अंतर 273 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये रहा हमारे पास केल्विन, ये रहा हमारे पास 273, ये रहा हमारे पास 373, लेकिन इसमें क्या करेंगे अंतर ऊपर ले लेंगे, शुरुआत 273, तो के माइनस बराबर के माइनस 273 बटा, अब देखो यहाँ पर 373 क्या है उच्चतम पॉइंट है, अंतर तो लिखना था अपन को, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 373 माइनस 273, ये हमारे पास क्या हुआ फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बटा 100, रूमर डिग्री रूमर बटा 80, और एफ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्योंकि 32 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट जो हुआ था फ़ारेनहाइट वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, ये रहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया ऊपर। फिर बात करते हैं कि बटा 80 180 क्यों आ, क्योंकि 32 निकालेंगे 212 में से तो हमारे पास अंतर बचेगा 180। तो इसको इस प्रकार इस फॉर्मूले को क्या करते हैं हम व्यवस्थित करते हैं। अगर अपन चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं काटा पीटी कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर बात करें इसको 20 से काटे, किससे काटे 20 से, तो आप काट सकते हो 20 से काटोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, काट के देखो कि अगर मैं इसको 20 से काटूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएंगे, ठीक है साथियों। मैं अगर इसको काटूंगा तो रूमर की हमारे पास कितना हो जाएगा 4 आ जाएंगे। मैं अगर 180 को काटूं तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, और अगर मैं इसको काटूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा साथियों 15 हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट छोटा करके लिखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इन काटापीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला जब बनेगा जब क्या करेंगे अपन को ये चारों जो सेल्सियस ये चारों तापमान होते हैं, पैमाने होते हैं, तापमान पैमाने, उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो समझ रहे हो बात, ये क्या था हमारे पास लास्ट रूमर तापमापी, ये था हमारे पास रूमर तापमापी। देखो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये अगर चारों अपन को पता हो तो अगर आप याद करने की अच्छे से शानदार तरीके से अगर परमानेंटली याद करने की कोशिश करते हो तो सेल्सियस 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, रूमर 0 से स्टार्ट होगा। फिर बचा क्या केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये केल्विन होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होता है देखो यहाँ से 273 से, लेकिन जो हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है ये होता है 32 से। इनका जो अंतर होगा उनको लिखेंगे नीचे,
और दूसरी बात, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को ले लेंगे ऊपर। तो देखो माइनस करके, तो मैं अगर इसमें से जीरो करूँगा तो जीरो रहेगा, तो मैं जीरो की लिखूँ, एक की लिखूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेल्सियस लिख दूंगा। तो ये हमारे पास बनता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या कि तापमापी पैमाने। अब इसके बाद देखते हैं, अब आगे जो पढ़ेंगे ना अपन, देखो थर्मामीटर, आपने सभी ने नाम सुना होगा थर्मामीटर, तापमापी। तो तापमापी पढ़ने से पहले इसको क्या करना, ये समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो साथियों, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम थर्मामीटर। क्या पढ़ेंगे साथियों, थर्मामीटर। पॉइंट याद रखना कि इसके मध्य अंतर कितना होगा 100, मतलब टोटल बार कितनी है 100, इसके में कितनी है 100। अगर यहाँ पर 32 का मतलब ये होगा कि 32 निकालेंगे, ऐसी संख्या दिमाग में लाओ कि 32 निकालने, अगर भूल जाओ तो ऐसी संख्या दिमाग में लाना कि 32 निकालते कितने आ जाए, 180 आ जाए, क्योंकि हम तो अंतर ही करना है अपन को। तो अंतर करेंगे तो 180 आ गया, मतलब 212 में से 32 निकालूंगा तो 180 हमारे पास प्राप्त होते हैं। फिर ऐसी संख्या देखो कि 273, मैं 373 में से निकाल दूंगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, फ़ारेनहाइट केल्विन में हमारे पास क्या होता है, प्राप्त होता है, क्योंकि 273 से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात, उच्चतम जो बिंदु होता है वो 373, अंतर आ गया 100 का, कितने का आ गया 100 का। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे पास चारों जो पैमाने होते हैं, तापमापन की जो पैमाने होते हैं उनको बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे तापमापी, थर्मामीटर, जो पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, तापमापी या थर्मामीटर। तो अगली क्लास होगी वो होगी तापमापी से। तो साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। तो धन्यवाद।